दूसरी बड़ी लैंग्वेज जो पाकिस्तान की है वो है जी सिंधी लैंग्वेज, ठीक है। और देखते हैं कि सिंधी जो है वो क्या क्या उसके अंदर मौजूद है और क्या लिटरेचर है उसके हवाले से। इससे पहले हम पंजाबी और उर्दू जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पंजाबी रीजनल लैंग्वेज में सबसे बड़ी पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे जो है वो सिंधी है। अब देखिए सिंधी जो है वो लैंग्वेज सिंध के अंदर बोली जाती है, ऑब्वियसली इसी वजह से जो है इसको सिंधी कहा जाता है। तो सिंध के लोग जो बोलते हैं, और ये सिर्फ सिंध पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि इंडिया का जो राजस्थान का इलाका है, ठीक है, वहां पर भी सिंधी लैंग्वेज बोली जाती है कुछ उनके एरियाज के अंदर। इस वजह से सिंधी बोलने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद हैं, ठीक है। और इसको ये भी कहा जाता है या दावा किया जाता है कि सिंध जो है ये मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज है, यानी सबसे जो कदीम जुबान है, सबसे कदीम जुबानों में सिंधी एक जुबान है। और पाकिस्तान की जुबानों में से भी जो कदीम जुबानें हैं उनमें से ये एक जुबान है, क्योंकि पाकिस्तान को लोगों के बने हुए अभी जो है वो 75 ईयर्स हुए हम ये मानते हैं, लेकिन ओबियसली जो पाकिस्तान का जो एरिया है इस एरिया पे ये कदीम जुबान बोली जाती थी यहां पे बहुत पहले। क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो पंजाबी है वो भी और जो सिंधी है, अब देखिए हमने कहा था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यानी जो दरियाए सिंध की जो तहजीब है, ठीक है, उस पे हमने बात की थी। तो उसमें हमने कहा कि जो मोहनजोदड़ो है जो सिंध के अंदर है, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो जुबान बोली जाती थी उस टाइम पे, उसका जो असर है आज हमें वो नजर आता है सिंधी के अंदर। तो ये 2500 BC की बात हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इतनी पुरानी जुबान है। इसी तरह से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती थी उसका असर हमें पंजाबी में नजर आता है, या जो पंजाबी जुबान है वो उसमें किसी न किसी तरह से उसके लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो हमें शामिल देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि हड़प्पा पंजाब के अंदर था, इसी सिविलाइजेशन के दो बड़े बड़े रीजन्स दरियाए सिंध की, तो हड़प्पा का जो असर है पंजाबी के ऊपर है। और जो मोहनजोदड़ो है जो कि बहुत ही शानदार किस्म की सिविलाइजेशन रही है सिंध में, कदीम सिंध के अंदर पाकिस्तान में, तो वो जो है उसका असर, उसकी लैंग्वेज का असर हमें सिंधी लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलता है। इस वजह से ये बहुत जो है वो कदीम है और ये बहुत ज्यादा असरअंदाज होने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। इसका बहुत सी दूसरी जुबानों के ऊपर भी जो है वो असर है। अच्छा, अब ये दरावड़ी जुबान हो गई, संस्कृत हो गई, ग्रीक हो गई, पर्शियन हो गई, ये सारी जुबानें जो हैं इनका असर हमें सिंधी के ऊपर देखने को मिलता है। यानी जो दरावड़ी है या द्रविडियन जिसे कहा जाता है, ये जुबान बहुत पुरानी जुबान है। संस्कृत बहुत पुरानी जुबान है जिसके अंदर हिंदी लिखी जाती है। ग्रीक लैंग्वेज बहुत पुरानी है। पर्शियन जो है बहुत पुरानी है। तो ये सारी पुरानी लैंग्वेजेस जो हैं इनके ऊपर हमें सिंधी का असर देखने को हमें किसी न किसी शक्ल में मिलता है, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न टाइम्स हम ये कहते हैं कि अरेबिक का और पर्शियन का हमें खास करके यानी अरबी और फारसी का असर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है मॉडर्न टाइम्स के अंदर। और अभी भी जो अरेबिक जो सिंधी है एक्चुअली में पाकिस्तान में जो लिखी जाती है वो अभी अरेबिक और पर्शियन के अंदर ही जो है वो लिखी जाती है। क्योंकि सबसे पहले अरेबिक कनकोरर्स हम ही जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करते हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कहां आया जी, वो आया जी सिंध के अंदर। तो इसका मतलब सिंध के अंदर आए तो सिंध को कहा जाता है बाबुल इस्लाम, कि इस्लाम जो है उसकी एंट्री जो है हिंदुस्तान के अंदर सिंध से हुई। तो इसका मतलब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अरबी था, अरबी नस्ल था। तो सबसे पहले अरबों ने जो है वो सिंध को फतह किया, मुल्तान तक के इलाके को, हिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस में कर चुका हूं। तो इस वजह से जो है सबसे पहले जो असर हमें देखने को मिला इस रीजन के अंदर वो किसका मिला जी, वो अरेबिक का मिला। उसके बाद यहां पे पर्शियंस आए यानी फारसी जो ईरान से जिनका ताल्लुक था उसका असर है, तो वो कल्चर हमें यहां पे देखने को मिलता है और उसका असर हमें बहुत सा, और उसके कबीले, ईरानी कबीले यहां पे मौजूद हैं, उनका असर हमें यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। और इस टाइम पे सिंधी और अरेबिक जो है इसके बहुत से पर्शियन वर्ड्स जो हैं ये इस टाइम पे हमें सिंधी के अंदर हमें यानी अरेबिक और पर्शियन के हमें वर्ड सिंधी के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये 12वीं सेंचुरी के बाद बहुत ज्यादा तेजी से इसमें डेवलपमेंट्स हुई। अगर इसके स्क्रिप्ट की बात करते हैं, ठीक है जी, इसके रस्मुल खत की बात करते हैं, तो इसके रस्मुल खत में हम ये देखते हैं जैसे मैंने कहा कि पहले जो है ये प्राकृत और संस्कृत जो है ये उसमें लिखी जाती थी, या इसका जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था पुराना जो है वो प्राकृत था और संस्कृत का जो संस्कृत अभी भी हिंदी जो है हम ये कहते हैं वो संस्कृत में लिखी जाती है, ठीक है। तो वो संस्कृत के अंदर था। फिर जब ब्रिटिश रूल आया तो ब्रिटिश रूल में उससे पहले ये देवगरी जुबान के अंदर लिखी जाती थी, ठीक है। और देवगरी भी बहुत पुरानी जुबान यहां पे मौजूद थी एंशिएंट टाइम की। उसके बाद इस देवगरी से ये ब्रिटिश रूल के बाद चेंज हुई और चेंज होके अरेबिक स्क्रिप्ट के अंदर आ गई, क्योंकि ये सबसे आसान था और खास करके मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा आसान था। जैसे मैंने कहा पंजाबी भी पाकिस्तान के अंदर अरेबिक के अंदर, फारसी के अंदर लिखी जाती है क्योंकि हमारे लिए आसान है, गो कि उसका ओरिजिनल जो डायलेक्ट है गुरमुखी है, ठीक है। तो इसी तरह से जो अरेबिक है ये मुसलमानों के लिए यहां पे आसान था, इसलिए उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। और ब्रिटिशर्स के लिए भी आसान था, ये इतनी पुरानी प्राकृत और संस्कृत की जुबानें उनके लिए सीखना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए अरेबिक के अंदर इसको उन्होंने प्रमोट किया ब्रिटिशर्स ने। और इसी वजह से जो है फिर ये लैंग्वेज आज भी इसी तरह से इसी के अंदर, इसी डायलेक्ट के अंदर जो है वो स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती है। अब अरेबिक स्क्रिप्ट जो है इसका ऑफिशियल स्क्रिप्ट है इस टाइम पे, और इंग्लिश जो है बहुत से इंग्लिश के वर्ड सिंधी के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भी इसके अंदर बहुत ज्यादा वो काम किया इस सिंधी के अंदर, और इस वजह से जो है मेजर रॉबर्टी का खास करके बहुत बड़ा नाम जो है वो यहां पे आता है सिंधी के अंदर।
तो इन्होंने बहुत ज्यादा यहां पे काम किया इसके अंदर। अब अगर हम डायलेक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि बोलचाल के कितने लहजे हैं मुख्तलिफ तरह के, तो देखिए सबसे पहले तो दो मेजर हम ये मानते हैं, यहां पे इस पिक्चर के अंदर आप देखिए अगर, तो दो मेजर हमें जो है इसके डायलेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक है सराइकी डायलेक्ट, जो कि सराइकी बेल्ट पंजाब के साथ स्टार्ट होता है, वहां पर जो हमें असर नजर आता है, यानी जो इलाके सराइकी बेल्ट के साथ हैं पंजाब के, वहां पर ओबियसली सराइकी भी है प्लस सिंधी भी है, तो वो जो सिंधी बोली जाती है वो सराइकी डायलेक्ट के अंदर बोली जाती है, ये मेन। और दूसरा जो सिंध का एरिया है, ठीक है जी, वो वहां पे वचोली बोला जाता है। ये जो सिंध का सबसे ज्यादा डायलेक्ट यहां पे हमें देखने को मिलता है, ये वचोली डायलेक्ट है। इसके अलावा हमें ये लासी भी डायलेक्ट देखने को मिलता है, थोड़ा सा लारी डायलेक्ट देखने को मिलता है, कच्ची डायलेक्ट है यहां पे, ठीक है। इंडिया के अंदर थर के अंदर जो बोला जाता है, राजस्थान के अंदर बहुत से एरिया के अंदर जो है सिंधी बोली जाती है। तो यहां पे जो डायलेक्ट्स है ये मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो ये बहुत से मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं, लेकिन मेजर पाकिस्तान के अंदर यही दो हमें बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। और जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट है वो साहती डायलेक्ट हम जिसे कहते हैं, या लोहानी डायलेक्ट भी से सम टाइम पे जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये लोहानी जो कास्ट है सिंध के अंदर, ठीक है, वो बोलते हैं, तो उसी वजह से ये इसको जो है वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट माना जाता है साहती को। अच्छा, इसके अंदर लारी है, चच्ची है, साहती है, खेवड़ी है, ठीक है जी, काटीवारी है, और तहारी है, जोगाली है, चिन्नी है, लासी है, गंधावी है। तो ये बहुत से जो है वो डायलेक्ट सिंधी के अंदर भी पंजाबी की तरह मौजूद हैं, लेकिन पंजाबी में बहुत ज्यादा है, लेकिन सिंधी में इतने ज्यादा नहीं है। और ये सारे डायलेक्ट्स जो हैं वो किसी न किसी रीजन के अंदर पाकिस्तान में या इंडिया में जहां पे इन्फ्लुएंस है सिंधी लैंग्वेज का, वहां पे बोले जाते हैं और वहां पे लिखे जाते हैं इन डायलेक्ट्स के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जी फॉर्मेटिव फेजेस ऑफ सिंधी की, कि भाई सिंधी जो है वो कैसे जो है वो स्टेप बाय स्टेप सिंधी अदब जो है, सिंधी लिटरेचर वगैरह कैसे जो है वो आगे पहुंचा और उसमें क्या क्या जो है वो काम हुआ। तो उसमें देखिए सबसे फर्स्ट अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि साउथ एशिया की ये पहली लैंग्वेज है पूरे रीजन की जिसमें जो कुरान है उसको ट्रांसलेट किया गया। यानी कि कुरान, अब जहां पे पंजाबी हम ये कहते हैं कि बहुत बड़ी लैंग्वेज है, लेकिन पंजाबी में नहीं बल्कि सिंधी में सबसे पहले जो कुरान की ट्रांसलेशन है इस पूरे साउथ एशिया में, यानी साउथ एशिया में हम मेजर दो ही मानते हैं, पाकिस्तान और इंडिया को मानते हैं, क्योंकि यहां पे ही मुसलमान मौजूद हैं, तो साथ में बांग्लादेश हो गया। तो यहां पे होली कुरान जो सबसे पहले लैंग्वेज में लिखा गया लोकल रीजनल लैंग्वेज के अंदर, तो वो लिखा गया सिंधी के अंदर, जिसने बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया यहां के लोकल लोगों को, क्योंकि लोकल लोग जाहिर बात है अनपढ़ थे, वो इतना पढ़े लिखे नहीं थे, और अरेबिक भी जो है अरबी उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी। तो इस वजह से जब इसमें फर्स्ट टाइम ट्रांसलेशन हुई यहां पे, तो उससे इस्लाम भी बहुत तेजी से यहां पे फैला। तो इस्लाम की तरवीज के लिए जो है इसने बहुत बड़ा रोल जो है वो सिंधी लैंग्वेज ने यहां पे प्ले किया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चचनामा जो है इसको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है कि चचनामा जो है वो एक क्लासिकल बुक है सिंधी के अंदर, जो कि लिखी गई इसके अंदर सिंधी के अंदर लिखी गई, जिसमें हम सिंध की जो हिस्ट्री है खास करके हम वो देखते हैं कि वो हमें देखने को मिलती है। 1050 से 1350 तक जो है इसमें रिलीजियस लिटरेचर जो है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे बाबुल इस्लाम है तो ऑब्वियसली फिर बाबुल इस्लाम इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो है वो इस्लाम के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ स्टार्ट में, जो इस्लाम जब यहाँ पे आया, अरब खास करके यहाँ पे आए, पंजाब में इस्लाम बहुत बाद में जो है वो फैला। इस तरह से इसके सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें कि भाई कौन कौन सी थीम्स हैं इसके, तो उस थीम्स में अगर हम कहते हैं तो नेशंस लव है, यानी कि कौम की मोहब्बत के बारे में, कि जो सिंधी लव, सिंधी का जो हम ये कह सकते हैं कि कौम परस्ती है सिंधी, उसमें सबसे पहले इसके टॉपिक्स आए, सेल्फ ईगो के ऊपर आए, यानी खुदी के ऊपर इसकी बात हुई। अच्छा, स्पिरिचुअल बिलीव्स के ऊपर बात हुई, क्योंकि जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस हैं ये उन्हीं के थीम्स हैं एक्चुअली में, कि या तो उसमें रूहानियत की बात होगी जिसके थ्रू जो है वो क्या होगा जी, इस्लाम को आगे फैलाया जाएगा, और दूसरा या फिर उसमें अंदर खुदी की बात होगी, क्योंकि जब भी आप नेशनल लव की बात करते हैं यानी कि कौमियत पसंदी की बात करते हैं, तो जाहिर बात है कौमियत पसंदी में फिर खुददारी सबसे पहले आती है। तो ये सब्जेक्ट्स जो है, ये मेजर सब्जेक्ट्स जो है हमें सिंधी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसकी फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है जी, फेबल्स हैं, टेल्स हैं, गैनन है, बेथ हैं, अच्छा जी ये पता नहीं सॉर्ट द, और ये सोत जो है, सोत है, अच्छा घाता है, ढोरे हैं, और ये बहुत से जो है फॉर्म्स इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, जो हम जैसे पंजाबी में हमने देखा था कि रीजनल बहुत सी चीजें जो है इसके अंदर बोली जाती हैं, और बहुत से जो है उस लिटरेचर की अदब के अंदर जो है बहुत सी मुख्तलिफ चीजें जो है मौजूद है। तो इसी तरह से ये सिंधी के अंदर मौजूद है। अब ये जो सिंधी होंगे उन्हें ज्यादा इसके बारे में इल्म होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सेंट्स थे या जो सूफीज थे, जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल किसी भी रीजनल लैंग्वेज में पाकिस्तान में हम देखते हैं तो वो हमें सूफीज्म के अंदर ही देखने को मिलता है। और ये जो सूफीज थे इन्होंने जो है वो इस्लाम की प्रीचिंग के लिए खास करके ये सोर्स अपनाए और इस्लाम की प्रीचिंग की यहाँ पे, जिसमें सबसे बड़ा नाम हम ये देखते हैं वो है शाह अब्दुल लतीफ भटाई का। ये जो शाह अब्दुल लतीफ भटाई हैं एक्चुअली में जो है
इन्होंने सबसे पहले जो है वो क्या किया, सिंध के अंदर बहुत ज्यादा काम किया, सूफीज्म के अंदर और इस्लाम की तरवीज के अंदर सबसे ज्यादा यहां पे इन्होंने काम किया, शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने, ठीक है। और ये ग्रेटेस्ट पोइट माने जाते हैं सिंधी के। और इन्होंने शाह जो रसालो जो है, जिसको इनका मास्टरपीस माना जाता है, शाह जो रसालो, जिसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात की शाह जो रसालो के अंदर, ठीक है। तो ये इनका मास्टरपीस है शाह अब्दुल लतीफ भटाई का, ठीक है। भटाई का मतलब होता है मॉन्ड या फिर एक रेत का, मट्टी का टेला आप इसे कह लें। तो उनकी जो तालीमात हैं वो एक मॉन्ड की निस्बत ये मानी जाती है। समटाइम्स ये कहा जाता है कि वो एक टेले पे बैठ के जो है, यानी ऊंचाई पे बैठ के दर्स दिया जाता है नीचे लोगों को ना, तो समटाइम इससे एसोसिएट किया जाता है कि भाई वो मॉन्ड पे बैठ के, उस टेले पे बैठ के जो है वो अपना जो है वो दर्स दिया करते थे। और फिर कुछ ये मानते हैं कि ये जो मॉन्ड है वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो ऊंचाई है एक लिटरेचर के अंदर, यानी कि एक जो है वो बुलंदी हमें देखने को मिलती है। तो इन्होंने जो है शाह अब्दुल लतीफ भटाई जो है एक्चुअली में उन्होंने सबसे पहले यहां पे काम किया, और खास करके सूफीज्म के अंदर और खास करके जो सेल्फ ईगो है इसके अंदर जो है इन्होंने बहुत ज्यादा, सिंधी सेल्फ ईगो के अंदर इन्होंने बहुत सारा काम किया, लिटरेचर में काम किया, पोइट्री के अंदर किया। और ये लिटरेचर और पोइट्री बहुत ज्यादा इलोक्वेंस है इसके अंदर, सिंप्लिसिटी है, यानी एक आम बंदे को, क्योंकि शाह जो रसालों में एक आम बंदे को जो है वो मुखातिब किया गया, तो अल्टीमेटली इसके अंदर बहुत ज्यादा फसाहत है, ठीक है। यानी बहुत ही आसानी से एक आम बंदा इसे समझ सकता है, और आम बंदे से ही जब कम्युनिकेट किया जा रहा है तो उसके अंदर सिंप्लिसिटी भी मौजूद है ताकि वो जो है वो उसे अटैक कर सके। ये देखिए शाह अब्दुल लतीफ भटाई को यहां पे डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें फ्लो ऑफ फ्रीडम बहुत जबरदस्त है, यानी कि जैसे पोइट्री होती है जो कि दूसरे के दिल को छू लेती है, वही अंदाज जो है इसमें मौजूद है। और लेबर की डिग्निटी की, या खुदी, जो मैं कह रहा हूं आपको कि खुदी की बात की गई है, जो मजदूर है उसकी इज्जत की बात की गई है, आम लोगों की, मजदूर का मतलब लेबर का यही है कि जो आम लोग हैं सिंध के आम लोगों को यहां पर मुखातिब किया गया इस शाह जो रसालों के अंदर, और उनकी वैल्यूज के ऊपर बात की गई, और उनको लाइफ की हायर वैल्यूज जो है वो सिखाने की कोशिश की गई, उनको अपग्रेड या अपलिफ्ट करने की कोशिश की शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने अपनी प्रीचिंग्स के थ्रू। उन्हें एहसास दिलाया कि वो कौन है, वो कितने शानदार हैं, या वो कैसे जो है वो उनकी जो कल्चर है वो क्या है, यानी ये सारी चीजें उनको बताई गई, ठीक है। और ये इसके जो थीम्स हैं वो ओल्ड सिंधी फेबल्स जो है उससे लिए गए, नहीं जितने भी पुरानी जो सिंधी रिवायात हैं उनको इसमें जो है वो रीराइट करके या अपने अंदाज में जो है वो बयान किया जाए, क्योंकि जितना भी लोग लिटरेचर उसमें यही होता है, जैसे मैंने कहा कि उसमें जो है वो कदीम जो किस्से कहानियां हैं उन्हीं को रीराइट करके जो है बताया जाता है कि भाई आपका माजी ये था, आप ऐसे थे और अभी ये हो रहा है, इस तरह से जो है मुखातिब किया जाता है कौम को ताकि उसको बेदार किया जा सके। दूसरा बड़ा नाम है सचल सरमस्त का, ये एक मलंग थे, ठीक है जी। और ये जो मलंग थे ये इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, खास करके सूफी पोइट्री के अंदर भी इनका बहुत नाम आता है। बहुत ही सादा लोग थे और इन्होंने भी जो है वो शाह अब्दुल लतीफ की तरह जो है वो सूफीज्म को प्रमोट किया, और यहाँ पे जो है यानी तकरीबन सेम एज के भी थे, तो इस वजह से जो है वो हम ये कह सकते हैं कि इनकी पोइट्री में हमें बहुत सी सिमिलैरिटीज भी जो है वो देखने को मिलती हैं सचल सरमस्त की और शाह अब्दुल लतीफ भटाई की जो है उनकी पोइट्रीज के अंदर। अच्छा, इसके अंदर शाह अब्दुल लतीफ भटाई अगर बात करें सचल सरमस्त की, तो इन्होंने तकरीबन कोई 900,000 जो है वो कपलेट्स लिखी, यानी इन्होंने कितने शेर लिखे, तकरीबन कोई 9 लाख के करीब हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो है वो शेर लिखे, ठीक है। और इनका जो सर नेम पड़ा सचल सरमस्त, सरमस्त जो इनको कहा गया क्योंकि ये सच्चाई के जो है वो बहुत ज्यादा दिलदादा थे, या इनको ये कहा गया कि भाई सच्चाई के पैकर हैं, मीनार हैं। सचल मतलब सच्चाई के, और सरमस्त कि भाई ये खुल के जो है ना वो बात करते हैं सच्चाई के ऊपर, या इन्होंने खुल के जो है ये सारी की सारी जितनी भी जो है वो ये इश्क के ऊपर जो पोइट्री की है, यानी ये सूफीज्म के ऊपर जो हम पोइट्री कह रहे हैं वो इश्क की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो पोइट्री की है, मिस्टिक पोइट्री से हम कहते हैं, सूफी जो है वो सेंट पोइट्री, तो उसमें जो सबसे हमें जो बड़ा थीम दिखाई देता है वो है वहदत अल वजूद का। अब ये वहदत अल वजूद और वहदत अल शहूद, ये आपको पता है दो जो है वो बहुत बड़ी डिबेट्स हैं, दो बहुत बड़े नजरिए हैं कि वहदत अल वजूद का ये है कि हर वजूद जो है उसके अंदर खुदा की शान मौजूद है, और जो वहदत अल शहूद है वो बात करता है कि भाई अब जो वजूद है एक्चुअली में वो खुद ही जो है वो चल रहा है आगे, लेकिन जो असल में है वो एक ही जात है, वो अल्लाह ताला की जात है, शहूद के अंदर ये माना जाता है, ठीक है जी। तो ये दो बहुत बड़ी बड़ी जो है वो थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं फिलॉसफी के अंदर भी, वहदत अल वजूद की और वहदत अल शहूद की जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है। यानी हम डेस्टिनी और विल की जैसे हम बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि भाई कि अकबर ने जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया था यही वहदत अल वजूद का नजरिया, जिसकी वजह से उसको जो है वो कहा गया ये भाई तुम जो है वो इस्लाम से खारिज हो, और उसने नया मजहब इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये डिबेट हमेशा से जो है वहदत अल वजूद की और वहदत अल शहूद की जो है वो इस्लाम के अंदर या इस्लामिक फिलॉसफी के अंदर खास करके रही है, ठीक है। कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जितनी भी ये कायनात है, ये जर्रे हैं, हर जर्रे के अंदर खुदा मौजूद है और खुदा की शान मौजूद, क्योंकि खुदा की शान मौजूद है इसका मतलब
अल्टीमेटली खुदा को रिप्रेजेंट कर रही है। और कुछ ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है, ये खुदा की नाउजुबिल्लाह तौहीन है, बल्कि खुदा तो एक वजूद है, ठीक है जी। और ये जितना भी वहदत है, ये वहदत जरूर है, लेकिन इसके अंदर फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हर जरे में खुदा मौजूद है। ये जो है ना नाउजुबिल्लाह एक गलत चीज को प्रेफर करता है। तो खैर मैं इस पे यहाँ पे डिबेट में नहीं जाऊंगा बहुत डिटेल, वो फिलॉसफी में ऑलरेडी मैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर वहदत अल वजूद और वहदत अल शहूद को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो वहदत अल वजूद की इन्होंने प्रीचिंग्स की और इसी वजह से जो है ना इन्हें ये सचल सरमस्त का जो है वो टाइटल भी मिला, ठीक है। पैंथेइज्म यानी जिसको हम कहते हैं वननेस ऑफ बॉडी या एवरीथिंग जो है वो खुदा, हर चीज जो है वो खुदा ही है, ठीक है। और हर चीज खुदा का हिस्सा है या पार्ट है। अब इसमें कुछ लोग बहुत ज्यादा इसको कहते हैं ये कुफ्र है और कुछ ये कहते हैं कि नहीं भाई यही सच्चाई है। तो ये फिर दो स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं, अब इस पर हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मिर्जा कलीज बेग साहब जो है 1855 से लेके 1829 तक जो इनका टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। तो मिर्जा कलीज बेग इन्होंने बहुत बड़ा काम किया सिंधी के अंदर। ये जिनका आपको फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मिर्जा कलीज बेग साहब हैं, ठीक है। और सिंधी जो आज यहाँ तक पहुंची है वो इनकी बदौलत पहुंची है, हम ये मानते हैं, क्योंकि इन्होंने सिंधी में बहुत सी यानी कि 400 के करीब आप अंदाजा करें इन्होंने सिंधी के अंदर बुक्स लिखी और बहुत काम किया ब्रिटिश एरा के अंदर इन्होंने सिंधी लैंग्वेज के अंदर मिर्जा कलीज बेग साहब ने। और वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स को, यानी जब 400 बुक्स लिखी हैं तो अल्टीमेटली हर तरह की वेराइटी जो है, हर तरह का टॉपिक उन्होंने अपनी जो है वो राइटिंग के अंदर उठाया। तो इनका बहुत बड़ा रोल है सिंधी लैंग्वेज को प्रमोट करने में अंग्रेजों के जमाने में और 18th और 19th सेंचुरी के अंदर हम ये कह सकते हैं, ठीक है। सिंधी प्रोज राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है, तो उसमें ये जो अब्दुल हसन सिंधी हैं, ठीक है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, क्योंकि जो न्यू स्क्रिप्ट है, जो नई राइटिंग का अंदाज है, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और उसको इन्होंने सिंधी लिखने की बेस बनाया, जिस वजह से सिंधी लिखना आसान हुआ और फिर वो बहुत ज्यादा प्रमोट हुई। तो ये सारा अब्दुल हसन सिंधी इनको जो है ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो जाता है। इसके अलावा मॉडर्न टाइम्स में अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न लिटरेचर के अंदर भी जो है हमें थॉट्स देखने को मिलते हैं और इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद बहुत ज्यादा काम जो है वो सिंधी लैंग्वेज के अंदर हुआ, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई, ड्रामास लिखे गए, लिटरेरी रिसर्च इसके अंदर बहुत ज्यादा हुई। पाकिस्तान बनने की बात की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो सिंधी ने बहुत ज्यादा जो है वो ग्रोथ की, हर ही डायमेंशन के अंदर जो है वो ग्रोथ की उस टाइम पे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, बहुत से नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो सिंधी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए और ऑफिशियल पेट्रोनेज जो है इसको किया गया, यानी कि हर लिहाज से इसको सेव करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इसके अंदर जो है वो काम किया गया। और क्लासिक सिंधी को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए भी इसके अंदर जो है वो बहुत से इदारे बनाए गए जो इस पे जो है उसके लिटरेरी एसेट्स को सेव कर सके, ठीक है। इसके अलावा लिटरेरी एसेट्स में अगर हम बात करते हैं तो सिंधी लिटरेरी बोर्ड जो है उसको तश्कील दिया गया। अच्छा, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो जो है उसमें सिंध का डिपार्टमेंट जो है उसको स्टार्ट किया गया और मोहम्मद बिन कासिम जो लाइब्रेरी है उसको स्टार्ट किया गया, सोसाइटीज को स्टार्ट किया गया, लिटरेरी सोसाइटी स्टार्ट किया गया, पब्लिशिंग की गई, बहुत सी बुक्स जो है इसके अंदर अब जो है वो छपी हैं सिंधी के अंदर पाकिस्तान बनने के बाद। सोशल साइंसेज के अंदर सिंधी लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा काम हुआ, यानी हर तरह के जो है वो लिटरेरी थीम्स को उठाया गया पाकिस्तान बनने के बाद और उसमें जो है वो सिंधी अदब जो है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, ठीक है जी। सिंधी अदब को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। अब हम बलोची पे आने से पहले हम पश्तो की बात करेंगे, उसके बाद हम एंड पे बलोची पे आएंगे, बलोची की बात करेंगे। तो बात करते हैं थर्ड बड़ी रीजनल लैंग्वेज की और वो है पश्तो, ठीक है। पश्तो या पख्तो दोनों ही से कहा जाता है, पश्तो के हैं या पख्तो के, ठीक है। और ये जो पश्तो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और थर्ड जो है वो बड़ी रीजनल लैंग्वेज है पाकिस्तान की और ये भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है पश्तो? क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बोली जाती बल्कि साथ में अफगानिस्तान के अंदर भी बोली जाती है और अफगानिस्तान की जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज होने की वजह से जो है इसको बहुत ज्यादा मकाम हासिल है, उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में केपी का जो इलाका है, ठीक है, वहां पे ये बोली जाती है केपी के इलाके के अंदर और साथ में जो बलूचिस्तान का इलाका है इस बलूचिस्तान के इलाके के अंदर भी बोली जाती है। तो पाकिस्तान में जहां पे भी पश्तो बोली समझाती है उसमें जैसे हम कह सकते हैं जी कराची है, साथ में क्यों कराची में बहुत बड़ी तादाद में पश्तून रहते हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान का इलाका है और साथ में केपी के है। और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर की अगर हम बात करते हैं तो हमें जो है अफगानिस्तान का और साथ में ईरान का भी जो हमें कुछ बेल्ट है उसमें भी बलूची पश्तो जो है वो देखने को मिलती है, वहां पे भी लोगों को समझ आती है। तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है इस वजह से, ठीक है। और ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जो है वो रीजनल लैंग्वेज है सिंधी के बाद। अब अगर हम बात करें इसमें दो बहुत ही मेजर जो है वो डायलेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, एक जैसे मैंने कहा पश्तो है और दूसरा जो है वो पख्तो है। अब पश्तो और पख्तो में फर्क क्या है? एक में शीन की आवाज हमें आ रही है और दूसरे में खे की आ रही है, ठीक है। ये दो मुख्तलिफ तरह के डायलेक्ट्स हमें पश्तो के अंदर देखने को मिलते हैं।
तो इसका जो अगर हम देखते हैं कि भाई आगाज कहां से हुआ, इसका जो मंबा है वो कहां से है, तो हम ये कहते हैं बाख्तर एक इलाका था, ठीक है, या जिसको बख्त कहा गया या बाख्तर कहा गया, तो जिससे ये बाख्तो या पश्तो जो है ये नाम पड़ा, ठीक है। और ये अफगानिस्तान के अंदर का एक इलाका था जो कि आज से 5000 साल पहले था, और वहां पे जो जुबान बोली जाती थी उसको बाख्तो या पश्तो कहा गया, ठीक है। और इसी को बाख्तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता करते पश्तो या पख्तो या पश्तो जो है वो बनी। और नॉर्मली आपको पता है पश्तो ओरिजिन के बारे में भी बहुत सी बातें जो है वो हिस्टोरियंस कह रहे हैं, और उनमें से एक हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि भाई ये जो पश्तून है एक्चुअली में ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है उनकी नस्ल में से हैं, ठीक है। और कुछ ये मानते हैं जी कि भाई ये जो है जो 12 कबीले थे यहूदियों के, ठीक है, तो वो जो 12 कबीले थे उनमें से एक कबीला जो है ये पश्तून जो अफगानिस्तान के अंदर आके बसा, तो ये उन 12 कबीलों में से एक कबीला है, ठीक है। कुछ ये मानते हैं, और कुछ ये मानते हैं कि भाई ये जो है ना ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ही दरबार में एक दरबारी था, ठीक है, तो उसके नाम से ये जो पश्तो जो नाम पड़ा, तो वो बहुत ताकतवर बंदा था, तो वहां से उसके नाम से ये डिराइव होता होता ये जो लोग उसकी नस्ल आगे बनी उसको हम पश्तो या पख्तो वाले लोग कहते हैं, ये भी वो मानते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की आरा है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वो यही मानी जाती है, जो लेटेस्ट जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है वो यही है कि जो 12 कबीले थे यहूदियों के, ठीक है, तो ये जो 12 कबीले हैं, अब एक्चुअली में उस टाइम पे तो यहूदी भी, क्योंकि फर्स्ट मजहब तो उनका इस्लाम ही था उस टाइम पे, ठीक है, यानी जिस टाइम पे हम यहूदियों की बात कर रहे हैं, आज हम यहूदियों को डिफरेंटली देखते हैं, तो एक्चुअली में वो 12 कबीलों में से एक कबीला यहां पे आके बसा, तो ये वो कबीला है और उनके एंसेस्टर यहां पे अफगानिस्तान में बसे और ये पाकिस्तान के इलाकों में यहां पे फैले या उनकी लैंग्वेज जो है यहां पे फैली, ठीक है। और एक्चुअली में आगाज कहां से हुआ, बाख्तों से या बख्त से जो है इस जुबान का आगाज हुआ। अब जैसे मैंने कहा दो मेजर है, एक है पश्तो और एक है पख्तो। अब उसमें क्या डिफरेंस है देखिए, एक जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे बोला जाता है जिसको हार्श डायलेक्ट कहा जाता है, जो है पख्तो, ठीक है जी। अब ये के एच यहां पे ज्यादा हमें सुनने को मिलता है, पख्तो के एच, तो ये हार्श जो है नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे है। और दूसरा साउथ वेस्टर्न साइड पे जो बोला जाता है वो सॉफ्ट टोन के साथ बोला जाता है, जिसमें एस एच हमें जो है वो ज्यादा सुनने को मिलता है। यानी एक साइड पे हमें के एच देखने को मिलता है और दूसरी साइड पे एस एच देखने को मिलता है। जो एस एच वाले लोग हैं इनका जो इनकी जो डायलेक्ट है, इनकी जो टोन है वो सॉफ्ट है, ये पश्तो कहते हैं, और पश्तो बोलते हैं, पश्तो को पश्तो कहते हैं, और दूसरे वाले पश्तो को पख्तो कहते हैं। सख्त लहजे के अंदर के की आवाज इनके डायलेक्ट के अंदर आती है, और उसी लिहाज से फिर इनकी भी पख्तून के अंदर यानी एक डिवीजन है, फिर वो आप कह लें कि भाई सख्त पश्तून या सॉफ्ट पश्तून आप ये कह सकते हैं उनको। और इसके जो स्क्रिप्ट हैं और अल्फाबेट्स की अगर हम बात करें तो 43 अल्फाबेट्स हैं इसके, ठीक है, यानी 43 जो है वो हरूफ तहज्जी हम इसके कह सकते हैं। और इसके जो स्क्रिप्ट है वो एंशिएंट लैंग्वेजेस में से है, ये भी सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। और राइटिंग अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसकी राइटिंग जो स्टार्ट हुई वो इस्लाम के बाद इसकी राइटिंग स्टार्ट हुई, यानी जो लिखने की फॉर्म में ये सबसे पहले आई तो वो इस्लाम के बाद 8th सेंचुरी में जब इस्लाम आया, ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर यहां पे इसके अंदर राइटिंग स्टार्ट हुई पश्तो लैंग्वेज के अंदर। और सैफुल्लाह जो है इसको सबसे पहला माना जाता है कि भाई इसने सबसे पहले जो है सैफुल्लाह नामी जो शख्स था इसने पश्तो के अंदर राइटिंग जो है वो स्टार्ट की, और इसी ने स्क्रिप्ट भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, पश्तो का इंट्रोड्यूस करवाया। और महमूद गजनवी के जमाने के अंदर यानी 10th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, महमूद गजनवी का जो टाइम था 10th और 11th सेंचुरी का जो स्टार्ट था उस टाइम पे ये करवाया गया इंट्रोड्यूस। पश्तो लिटरेचर की अगर बात करते हैं तो पश्तो लिटरेचर भी जो है वो सबसे पहले फोक लिटरेचर के तौर पे जो है वो स्टार्ट हुआ। अब फोक लिटरेचर जैसे मैं कह चुका हूं कि सबसे पहला जो लिटरेचर है वो हमेशा लोक अदब ही होता है, ठीक है, जो लोकल रीजन के ऊपर बोला जाता है, जहां पे किस्से कहानियां जो है वो खाली सुनाए जाते हैं इसके अंदर, और जो थोड़ी बहुत पोइट्री इसके अंदर की जाती है। अब पोइट्री में अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले जी, तो पोइट्री हम ये कहते हैं कि भाई पोइट्री सबसे पुरानी है पश्तो के अंदर, और प्रोज राइटिंग जो है वो अमीर करोड़ जो है इसने सबसे पहले प्रोज राइटिंग यहां पे शुरू की, ठीक है जी, अमीर करोड़ ने। तो फर्स्ट पोएट अगर हम मानते हैं फर्स्ट पोएट पश्तो का, तो वो इसी को अमीर करोड़ को ही माना जाता है। सबसे पहले जो है पश्तो में इसने जो है लिखना स्टार्ट किया, और एंशिएंट जो पश्तो है उसमें राइटिंग यानी सबसे पहले स्टार्ट की, और जो सबसे पुरानी राइटिंग हुई एंशिएंट पश्तो के अंदर उसको हम ये कहते हैं पट्टा खजाना, कि ये जो पट्टा खजाना का नाम है जी, ये सबसे पहले जो है ये बुक लिखी गई पट्टा खजाना के नाम से, जो पश्तो के अंदर सबसे पहली लिखी गई। और इसके अलावा अगर हम ये कहते हैं फिर इसके अलावा क्या लिखा गया, तो बायजीद अंसारी ने फिर एक बुक लिखी खैरुल बयान के नाम से, ठीक है, ये एक दरसी बुक आप इसे कह सकते हैं या एक लिटरेरी बुक कह सकते हैं, स्कूल के अंदर पढ़ाई जाने वाली किताब के तौर पे आप इसे कह सकते हैं कि ये जो है वो बायजीद अंसारी जो है इन्होंने सबसे पहले जो है वो लिखी खैरुल बयान के नाम से। तो सबसे पहले जो पोइट्री है अमीर करोड़ ने उसमें लिखना स्टार्ट किया, और सबसे पहले पट्टा खजाना लिखा गया, ठीक है जी, छुपा, पट्टा खजाना का मतलब होता है छुपा हुआ खजाना, ठीक है, छुपा हुआ खजाना यानी पश्तून कल्चर को रिवाइवल करना या उसके ऊपर बहुत सी बात की गई। उसके बाद बायजीद अंसारी जो है इन्होंने जो है फिर वो बात की खैरुल बयान की, और उसके ऊपर जो है वो इन्होंने लिखा, नसर निगारी की।
बहुत बड़े अगर नाम की बात करें तो उसमें खुशहाल खान खटक है हमारे पास सबसे पहले 18वीं सेंचुरी में। इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। खुशहाल खान खटक की, ये जहां पे जो आपको पिक्चर पहली नजर आ रही है, ये खुशहाल खान खटक की है, जो कि एक पश्तून वॉरियर हैं और एक बहुत ही सख्त किस्म के वॉरियर थे। और इनकी जो मुगल स्ट्रगल थी, खास करके जो स्ट्रगल थी वो मुगल एम्पायर के खिलाफ थी 18वीं सेंचुरी में। यानी इनको जो अपोनेंट माना जाता है वो औरंगजेब आलमगीर का माना जाता है कि इनका जो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे औरंगजेब ने हसन अब्दाल के अंदर पूरा एक साल भी गुजारा यहाँ पे अफरीदी कबीले और पश्तूनों से लड़ते हुए, ठीक है, वो इसी वजह से गुजारा क्योंकि यहाँ पे जो है ये खुशहाल खान खटक जो है इन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू यहाँ पे एक आग भड़काई भी थी कि भाई हम, क्योंकि पश्तून कभी भी हम ये मानते हैं किसी के गुलाम नहीं हुए और ये आजाद लोग थे, इनके अंदर जोश वलवला बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से फिर जो है जो खुशहाल खान खटक थे ये मुगलों से बहुत ज्यादा तंग थे और ये पसंद नहीं करते थे मुगल इनके ऊपर रूल करें। तो इन्होंने हमेशा ही मुगलों को जो है, यानी जितने भी पश्तून थे, पश्तून ट्राइब्स थे, उन्होंने मुगलों को एक टफ टाइम दिए रखा दिल्ली के अंदर, ठीक है। और खास करके खुशहाल खान खटक ने अपनी शायरी के थ्रू इनकी सारी की सारी जो शायरी है, जिसमें हम ये देखते हैं जी बाजनामा, दस्तारनामा, फजलनामा, ये 3 बड़े बड़े नाम हैं इनकी शायरी के, ठीक है, जिसमें इन्होंने जो है वो खास करके कौमी गैरत, जो पश्तून कौमी गैरत है उसके ऊपर बात की, उसके ऊपर लिखा और गैरत दिलाने की कोशिश की पश्तूनों को कि भाई तुम लोग पश्तून होगे, इतनी बड़ी नस्ल से होगे, तुम लोग कैसे जो है वो अंग्रेजों के अंडर आ सकते हो और कैसे जो है वो उनकी मुगलों के अंडर आ सकते हो और कैसे उनकी गुलामी को कबूल कर सकते हो। तो इन्होंने काफी जो है वो यहाँ पे आग भड़काई और पूरा, यानी ये किस्म का ये रेवोल्यूशनरी पोएट आप इन्हें कह सकते हैं खुशहाल खान खटक को। इसके बाद जी रहमान बाबा का नाम आता है, बहुत बड़ा नाम है रहमान बाबा का। अब रहमान बाबा जो है वो आप देख लें, ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। रहमान बाबा एक्चुअली में एक सूफी शायर थे, ठीक है, जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर हमने बात की कि वो जो है रीजनल लैंग्वेजेस उन्होंने अडॉप्ट की सूफीज ने और सूफियों ने इस्लाम की प्रीचिंग की। बिल्कुल यहाँ पे रहमान बाबा जो है इन्होंने जो है सूफी प्रीचिंग की, यहाँ पे सूफीज्म के ऊपर इन्होंने काम किया और इनका जो सब्जेक्ट था वो मेन सब्जेक्ट था लव ऑफ अल्लाह, ठीक है जी, कि अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह की वहदानियत इन्होंने बयान की, तौहीद इन्होंने बयान की और इस्लाम यहाँ पे इन्होंने सूफीज्म के थ्रू या अपनी पोइट्री के थ्रू जो है पहुंचाया, अपने पोइट्री के मैसेजेस के थ्रू जो है इन्होंने यहाँ पे लोगों को पहुंचाया। और इतना ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस था, इतना ज्यादा इनका रहमान बाबा का असर था कि लोगों को, जो लोग यहाँ पे पश्तून लोकल लोग थे, उनको इनकी जो पोइट्री थी, जैसे पंजाबी में हम ये कहते हैं कि बाबा फरीद की या बाबा बुल्ले शाह की जो जुबानी लोगों को जो है वो पोइट्रीज याद है, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहां पे पश्तूनों को इनकी जुबानी पोइट्री जो है वो जुबानी याद होती थी कि इतना ज्यादा इनका असर था, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था और वो पोइट्री इतनी सिंपल थी और इतनी ज्यादा इफेक्टिव थी कि लोगों ने उसको जुबानी जो है वो याद किया। अब अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश एरा की, कि जो ब्रिटिश एरा है उसके अंदर जो है वो पश्तो लैंग्वेज कहां पहुंची, तो उस एरा के अंदर इसने बहुत ज्यादा तरक्की की, ठीक है, और वैसे भी पश्तून जो है वो इनको काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो ओबियसली फिर यहां पे जो आए उन्होंने कोशिश की कि अंग्रेजों ने जो यहां पे भेजे गए पश्तून साइड पे, पश्तून बेल्ट के ऊपर, तो उनकी ये कोशिश हमेशा से रही कि वो पश्तो सीख के यहां पे लोगों के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करें या इनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें, क्योंकि इनको गुलाम बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था पश्तून लोगों को, पश्तून बेल्ट की साइड पे जो थे। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है मेजर रॉबर्टी का। मेजर रॉबर्टी जो है ये एक अंग्रेज था और इसने बहुत ज्यादा जो है वो पश्तो के ऊपर काम किया, पश्तो पहले खुद सीखी और फिर पश्तो के ऊपर जो है इसने पूरे का पूरा जो है वो बुक्स लिखी, ठीक है, और पश्तो को इंग्लिश में इसने ट्रांसलेट करने, सिंपली यानी कि इंग्लिश में लिखने की कोशिश की ताकि बाकी जो अंग्रेज हैं उनको सिखाया जा सके। अब जाहिर बात है अंग्रेजों को सिखाने के लिए अल्टीमेटली फिर वो अंग्रेजों के लिए तो पश्तो डायरेक्टली मुश्किल है, लेकिन अगर एक शख्स सीखता है, उसको सीख के फिर पश्तो को इंग्लिश के अंदर लिखता है और फिर वहां सिखाता है, तो इस बंदे ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसलिए ब्रिटिश एरा के अंदर जो है वो पश्तो लैंग्वेज की बहुत ज्यादा तरवीज हुई। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है पश्तो और पख्तो, और ये जो ग्रामर यहां पे ड्रॉ की गई है सारी की सारी, ये इसका एक पेज है, ये मेजर रॉबर्टी ने किया काम सारे का सारा और इसने बहुत ही शानदार किस्म की बुक्स लिखी इस पश्तो के अंदर, जो कि पश्तो की इंग्लिश के अंदर लिखी गई और कुछ पश्तो के अंदर डायरेक्टली लिखी गई, ठीक है, ताकि जो बाकी लोग जो सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जिनको पश्तो नहीं आती और वो पश्तो प्रोनाउंस नहीं कर सकते या पढ़ नहीं सकते, तो वो इंग्लिश में पश्तो को पढ़ के उसको समझें और उसको इस लैंग्वेज को तरवीज मिले। तो इसलिए ब्रिटिश एरा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था इसके लिए। फॉर्मेटिव फेजेस की अगर बात करते हैं इसी ब्रिटिश एरा के अंदर ही, तो 1930 में सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसके एग्जाम्स लेना स्टार्ट किए, ठीक है, फिर उसके बाद पश्तो लैंग्वेज जो है 1937 के अंदर यहां पे प्रोविजनल लेवल के ऊपर जो है इसको यहां पे लागू किया गया और इसके अलावा एज ए सब्जेक्ट इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। 1955 के अंदर जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद इसको प्राइमरी लेवल के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर पेशावर यूनिवर्सिटी जो है उसने पश्तो एकेडमी बाकायदा उसका आगाज किया, ठीक है, और वो क्या करती, वो कलेक्ट करती, यानी पश्तो का जितना भी लिटरेचर है जो पुराना था उसको वो क्या करती, कलेक्ट करती और साथ में वहां पे उसके ऊपर मजीद रिसर्च होती या मजीद काम होता।
और बहुत सी बुक्स हमें पश्तो में इसके अलावा देखने को मिली, बहुत सी राइटिंग्स पश्तो में आई, उसके अलावा पब्लिकेशंस बहुत सी पश्तो में आई, और ये सारे का सारा जो है वो क्रेडिट फिर पेशावर यूनिवर्सिटी को जाता है कि उसने जो अकेडमी बना दी पश्तो की, उस अकेडमी में बहुत ज्यादा जो है वो काम हुआ पश्तो के ऊपर खास करके। तो ये फॉर्मेटिव फेजेस हैं जिसमें जो है पश्तो के ऊपर मुख्तलिफ तरह से जो है वो काम हुआ। अब अगर फॉर्म्स की और क्लासिकल पोइट्री की हम बात करते हैं पश्तो के अंदर, तो इसमें फोक सॉन्ग सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं, वही जो लोक माहिए जिनको हम कहते हैं, जो लोकल लेवल पे बोले जाते हैं। इसके अलावा लोक लिटरेचर हमें यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलता है, पहले लोक लिटरेचर, उसके बाद फिर उसकी हायर फॉर्म्स जो हैं बहुत सी फॉर्म्स आई। अच्छा, उसके अलावा हम ये कह सकते हैं जी कि इसमें लिटरेचर के अंदर बहुत सी फॉर्म्स है, जिसमें चाबिट्री है, टप्पे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा नमकेई है इसमें, ठीक है, सबसे फेमस जो है इनका, तो ये इनकी अपनी जो जैसे पंजाबी या सिंधी के अंदर है वैसे ही इनका जो है पश्तो के अंदर जो है ये रीजनल लैंग्वेजेस में से रीजनल लिटरेचर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लिखा गया या जिसको सरेआम जो है वो पढ़ा जाता है। अच्छा, अमीर हमजा खान शिनवारी जो हैं, इनको गजल राइटिंग में सबसे पहले आला मकाम हासिल है जी पश्तो के अंदर, यानी कि ये पश्तो के पहले जो है वो बंदे थे जिन्होंने जो है वो पश्तो गजल राइटिंग के अंदर जो है वो काम किया, अमीर हमजा खान शिनवारी ने। माना जाता है कि ये जो है वो हीरो बनना चाहते थे, ठीक है, और ये इसी वजह से जो है वो मुंबई भी गए, लेकिन उसमें नाकामी हुई और उसके बाद वापसी पे आके इन्होंने गजल राइटिंग के अंदर काफी ज्यादा जो है वो अमीर हमजा खान शिनवारी ने काफी ज्यादा काम किया। तो इनको गजल का जो है वो अबू जी भी कहा जाता है, फादर ऑफ गजल यानी कहा जाता है, ठीक है। और प्रॉपर जो है इन्होंने लिटरेचर का वर्क यहां पे स्टार्ट करवाया इसके अंदर। और मॉडर्न डेज की अगर हम बात करते हैं पश्तो की 20वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि अब डिक्शनरीज हैं पश्तो के अंदर, ग्रामर बुक्स पश्तो के अंदर आ गई हैं, यानी पश्तो अब बहुत ज्यादा जो है वो इस टाइम पे 20 और 21st सेंचुरी के अंदर इसने बहुत ज्यादा 1955 से हम ये कह सकते हैं जब से पेशावर यूनिवर्सिटी ने इसको प्रॉपर किया, तो उसके बाद से पूरे जो है वो सूबा के अंदर जो KPK है, ठीक है, उसके अंदर इसको बहुत ज्यादा प्रमोशन मिली उस टाइम पे। इसमें नॉवेल्स लिखे गए, ड्रामाज लिखे गए, शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई, स्टोरीज लिखी गई, बायोग्राफीज लिखी गई, और ये अभी मुसलसल लिखी जा रही हैं, ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई। पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद बहुत ज्यादा काम इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि वो हुआ, ठीक है। और अगर इनमें बड़े बड़े नामों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें अमीर हमजा खान शिनवारी हमें मिलता है, समंदर खान समंदर हमें मिलता है, कलंदर महमद हमें मिलता है जी, गनी खान हमें मिलता है, रहमत अली शाह जो है, रहमत शाह सालिब जो है मिलते हैं। अच्छा, पर्शियन खटक हम मिलते हैं, डॉक्टर पशीन खटक जो है ये डॉक्टर मोहम्मद आजम मोहम्मद हैं। अच्छा, हुमायूं हमजा हैं, अच्छा जी, जैतून बानो हैं और सलमा शाहीन है। ये वो बड़े बड़े नाम हैं जो इस टाइम पे पश्तो के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, जिन्होंने पश्तो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उस लिटरेचर को आगे ले जाने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पश्तो जो है पाकिस्तान की जो है रीजनल लैंग्वेजेस में से थर्ड जो है वो बड़ी लैंग्वेज है, और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है क्योंकि अफगानिस्तान की लैंग्वेज है, इसलिए अफगानिस्तान के होने की वजह से और पाकिस्तान पे एक बड़े एरिया के अंदर बोले जाने की वजह से जो है ये जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब इसका लिटरेचर जो है, अदब जो है, ड्रामा, पोइट्री, हर साइड पे, हर डायमेंशन के अंदर इस टाइम पे जो है पश्तो लैंग्वेज जो है वो ग्रोथ कर रही है। और खास करके पश्तूनों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो उनका असबिया हम ये कह सकते हैं, जो इब्ने खल्दून ने कहा, ठीक है, कि वो अपने कल्चर को जहां भी जाते हैं अपने कल्चर को साथ लेके जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी है कि ये अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, अपने कल्चर को आगे लेके जाते हैं, इसी वजह से इनका कल्चर जो है वो, इनकी लैंग्वेज जो है प्रिजर्व हो रही है और वो आगे जा रही है, ग्रोथ कर रही है। और लास्ट पे हम बात करेंगे जी बलोची की। और बलोची जो है अगर हम उसकी बात करें जी, तो बलोची पाकिस्तान में चौथी बड़ी जो है वो रीजनल लैंग्वेज है, कि चौथे नंबर पे जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है पाकिस्तान में रीजन के अंदर, पूरे सूबे के अंदर, तो वो हम कह सकते हैं बलोची, जो कि बलोचिस्तान में जो है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है। और ये न सिर्फ पाकिस्तान के बलोचिस्तान में बोली जाती है बल्कि जो ईरान का बलोचिस्तान है वहां पे भी ये जो है, वहां पे जो बलोची लोग हैं वो भी इसे बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी लैंग्वेजेस न सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि पाकिस्तान के जो सराउंडिंग एरियाज हैं वहां पे भी बोली जाती हैं, कि सिर्फ पाकिस्तान के इलाके में नहीं बल्कि साथ जो ईरान है वहां पे बोली जाएगी। तो एक बड़े एरिया के ऊपर जो है वो बलोची बोली जाती है। गो के बलोची में बहुत कम काम हुआ, खास करके हम अगर बात करें अदब के हवाले से या राइटिंग के हवाले से अगर हम बात करें, ठीक है, तो राइटिंग में बहुत ज्यादा कम जो है वो काम हुआ बाकी रीजनल लैंग्वेजेस के मुकाबले में बलोची के अंदर, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ये। अब बलोची से मैंने कहा बलोचिस्तान के अंदर बोली जाती है, साथ में सिंध के एक एरिया के अंदर बलोची बोली जाती है, सिंध के एरिया में। इसी तरह से पंजाब का भी एक एरिया है जहां पे जो है वो बलोची बोली जाती है और वहां पे बलोची ट्राइब जो है वो रहते हैं पंजाब के इन एरियाज के अंदर, साउथ वेस्ट का जो खास करके पंजाब का एरिया है, ठीक है। ईरान के अंदर बोली जाती है, साउथ अफगानिस्तान के अंदर ये बोली जाती है, ठीक है, और तुर्कमानिस्तान के अंदर और ओमान के अंदर भी बोली जाती है। तो आप अंदाजा कर लें ये बहुत से ममालिक में खास करके बोली जाती है, छोटे लेवल पर बोली जाएगी लेकिन बोली जाती है। तो ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है।
अगर इसके हम डायलेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके भी मेजर जो हैं वो 2 डायलेक्ट्स हैं, बहुत से डायलेक्ट्स हैं लेकिन जो मेजर हैं वो 2 डायलेक्ट्स हैं। एक है ईस्टर्न ईरानियन ब्रांच, ठीक है, जो कि आर्याई लैंग्वेज है, जिसको मतलब आर्यंस जब यहां पे आए थे तो उन्होंने जो बोलना स्टार्ट की थी, तो उसमें जो 2 मेजर डायलेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, उसमें एक है सुलेमानी और दूसरा है मकरानी। यानी एक सुलेमानी हमारे पास डायलेक्ट आ गया और दूसरा जो सुलेमान की साइड पे बोली जाती है, कोई सुलेमान के रीजन में, और दूसरा मकरानी जो है मकरान के रीजन में जो है वो बोली जाती है इसमें। और अगर हम इसके स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो ये बहुत ही ओल्ड स्क्रिप्ट है और इसके बारे में गो कि बहुत ओल्ड स्क्रिप्ट है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्योंकि लोग लिखना नहीं जानते थे, आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं जानते थे, इसी वजह से जो है ये बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं हो सका। तो ये सिर्फ जो है वो माउथ टू माउथ ही ट्रांसफर होता रहा। इसके किस्से कहानियां जो है वो बाप ने बेटे को बताए, बेटे ने अपने बेटे को बताए, तो इस तरह से ये नस्ल दर नस्ल तो जो है वो चलता रहा, लेकिन कोई इसमें कोई नस्ल दर नस्ल के अलावा कोई राइटिंग में बहुत ज्यादा काम नहीं हो सका, क्योंकि लोगों को लिखना, बलोची लोगों को जो है वो लिखना नहीं आता था, एजुकेशन की कमी थी वहां पर, जाहिर बात है। अब भी हम देखते हैं बलूचिस्तान को, हम ये कहते हैं कि भाई सबसे बैकवर्ड एरिया है, वहां पे काफी ज्यादा एजुकेशन की कमी है और वहां पे हालात भी ऐसे हैं, ठीक है, वो क्या उसे बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो पाकिस्तान के अपने हालात चल रहे हैं, तो इसलिए कोई स्क्रिप्ट इसका नहीं था पुराने टाइम पे कि भाई किस लैंग्वेज में या किस तरह से जो है वो इसे लिखा जाए, रिटन ना होने की वजह से। तो किसी को पता ही नहीं था किस स्क्रिप्ट में लिखा जाए, पश्तो में लिखा जाए, पंजाबी में लिखा जाए, उर्दू में, अरबी में लिखा जाए, किस में लिखा जाए। तो ये माउथ टू माउथ ट्रांसफर होती रही। फिर बाद में जो है वो अरेबिक स्क्रिप्ट जो है इसके लिए अरबी जो है वो रस्मुल खत अडॉप्ट किया गया कि अरबी रस्मुल खत की वजह से जो है वो उसको लिखना स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो अरबी के अंदर अब बलोची लिखी जाती है। और अगर हम बात करते हैं जी बलोची पोइट्री के अंदर या लिटरेचर के अंदर क्या है, तो उसमें एपिक पोइट्री हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, रज़मिया शायरी, ठीक है। ये जो रज़मिया शायरी है, ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, टॉलरेंस के होते हैं, बर्दाश्त के, ईगो के होते हैं, पेशेंस के होते हैं, ब्रेवरी के होते हैं। यानी बर्दाश्त के, सब्र के, बहादुरी के, हिम्मत के, वही जो लोकली हमें देखने को मिलते हैं किसी भी लोक लिटरेचर के अंदर, कि जब भी वहां पे लिखा जाता है तो सबसे पहले अपने लोगों की बहादुरी के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है जी, उनके सब्र या बर्दाश्त के ऊपर लिखा जाता है, उनकी खुदी के ऊपर सबसे ज्यादा लिखा जाता है, ताकि वो जो है वो अपने आप को पहचान सकें। तो वही टॉपिक्स जो है पश्तो पोइट्री के अंदर में देखने को मिले। इसके अलावा रोमांटिक पोइट्री भी हमें पश्तो के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और रोमांटिक पोइट्री में हमें सॉन्ग्स भी देखने को मिलते हैं, रिदम्स भी देखने को मिलती हैं। तो रोमांटिक पोइट्री भी यानी पश्तो के अंदर मौजूद है, गो के बहुत कम है लेकिन मौजूद है, ठीक है। अच्छा, फोक टेल्स की अगर हम बात करें कि लोक दास्तानें इसे हम कहते हैं, तो लोक दास्तानें असल में जो बलोची है वो जिंदा ही लोक दास्तानों की वजह से रही, ठीक है, जिसमें लोरी और मौतक जो है वो ये सबसे फेमस टर्म्स हैं इनकी लोक स्टोरीज की। क्योंकि अगर देखिए माउथ टू माउथ कोई चीज ट्रांसफर होती है तो हमेशा किस्सा कहानी ही होती है कि भाई फलां ने ये किया, फलां ने इस कबीले से ये किया, इस कबीले, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर बहुत से कबीले रहते हैं और आपको पता है वहां पे कबीला सिस्टम है, तो फिर वो एक किस्म का किस्से कहानियां और एक दूसरे को बताना कि भाई हमारा कबीला बहुत सुपीरियर था क्योंकि हमारे बड़ों ने ये किस्सा किया, हमारे बड़ों ने जो है वो इस तरह से बहादुरी से काम किया। तो वही फोक टेल्स में हमें देखने को मिलता है। अच्छा, बलूची पोइट्री ब्रिटिश एरा की अगर बात करें, ब्रिटिश एरा के अंदर, तो उसमें ब्रिटिश एरा के अंदर एंटी इंपीरियलिस्ट थी, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ। जैसे खुशहाल खान खटक जो थे, ठीक है, खुशहाल खान खटक ने जो जितनी भी पोइट्री की वो सारी की सारी मुगलों के अगेंस्ट की, और न सिर्फ मुगलों के बल्कि प्लस अंग्रेजों के अगेंस्ट भी उनकी पोइट्री, यानी कि जितनी भी पोइट्री थी वो अंग्रेजों और मुगलों के अगेंस्ट थी। तो बिल्कुल इसी तरह से पश्तून, अब ये भी पश्तून है तो ओबियसली पश्तून है या बलोची है, तो इसका मतलब यह है कि ये भी वैसे ही इनका भी कल्चर जो है वो कुछ ना कुछ मिलता है। तो इन्होंने एंटी इंपीरियलिस्ट जो है वो की कि भाई ये हमारे ऊपर क्यों आ गए, हम आजाद हैं, हम आजादी पसंद है। और आज भी आप देखें कि ये ब्रिटिश जो बलोच हैं ये आज भी इसी के ऊपर मूवमेंट चला रहे हैं कि भाई हम आजाद हैं और हम आजाद ही रहना चाहते हैं, इसीलिए वहां पे जो है वो हालात खराब हैं, ठीक है। तो ये जितने भी कबीले हैं ये हमेशा से आजाद ही रहे हैं और यही इनका क्लेम है, इसी वजह से ये अंग्रेजों के अगेंस्ट में लिखते रहे और उन सेंटिमेंट्स को उभारते रहे हैं जो कि अंग्रेजों से नफरत पैदा कर सके, अपनी पोइट्री के अंदर किया गया, ठीक है। सूफीज्म है, मोरालिटी है। अच्छा जी, मस्त वकली एक बड़ा नाम है जी इसके अंदर जी, मस्त वकली साहब जो है एक बड़े शायर हैं बलोची के, और इन्होंने जो है वो बलोची पोइट्री माना जाता है कि इनको इश्क हुआ और उसके बाद जो है वो इनको यानी कि इनका दिल टूट गया और उसके बाद जो है इन्होंने फिर ये बहुत सी जो है वो पोइट्री की, सूफीज्म के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर जो है इन्होंने बहुत सी पोइट्री की। और फेमस पोइट्री जो है इनकी अगर हम बात करें बलोची के अंदर, तो मीर चाकर की अगर हम बात करते हैं जी, हमाल रिंद की बात करते हैं, अच्छा रानी शाह मुराद की बात करते हैं, ये बड़े बड़े नाम है, ठीक है, जिन्होंने जो है वो इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो काम किया बलोची लैंग्वेज के अंदर। वो कि हमें बलोची में बहुत कम देखने को मिलता है, आप अगर रिसर्च करेंगे तो उस पर भी आपको जो है वो बहुत ही कम बलोची लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगा, रिसर्च के अंदर भी। तो ये चीजें इनके लिए जो है निकालना बहुत मुश्किल है। अच्छा,
प्रमोशन ऑफ बलोची लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1940 में जो है वो फर्स्ट मैगजीन जो है बलोची का वो इश्यू होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो 1960 में जो है वो ये फिर पब्लिश हुआ। 1960 में बाकायदा तौर पे जो है वो रेडियो पाकिस्तान के अंदर इसको बाकायदा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 45 मिनट्स का, ठीक है, और उसके अंदर जो है 45 मिनट के प्रोग्राम में रेडियो पाकिस्तान पे जो कराची से नशर होता था उसमें इसको जो है वो प्रमोट किया गया, यानी रेडियो पाकिस्तान से जो है वो इसको प्रमोट किया गया इस लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए। वो कि यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद इसमें काफी ज्यादा, क्योंकि जाहिर बात एक पूरा सूबा है तो उसके अंदर कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि इसको सूबाई स्टेटस भी बलूचिस्तान को 1970 में मिला, उसके बाद मिला, तो इस वजह से वो काम नहीं हो सका जो बाकी लैंग्वेजेस में हुआ। और दूसरा यहां पे लिटरेरी रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम था। लिटरेरी रेट कम होने की वजह से लोगों को लिखना नहीं आता बलोचियों को, तो इस वजह से वो फिर माउथ टू माउथ तो चीजें ट्रांसफर होती रही, लेकिन वो अपनी फॉर्म भी चेंज करती रही, और किसी ने और तरह बताया, दूसरे ने और तरह बताया, तो वही फिर जो है बाद में 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी के अंदर खास करके लिखी गई, और पाकिस्तान बनने के बाद उस पर थोड़ा बहुत काम हुआ। अभी इस टाइम पे बहुत सा काम हो रहा है बलूची लैंग्वेज के अंदर, लेकिन पहले इतना काम नहीं था। तो ये पाकिस्तान की जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जी। हमने 5 लैंग्वेजेस की बात की, हमने उर्दू की बात की सबसे पहले, उसके बाद पंजाबी की हमने बात की, ठीक है, उसके बाद हमने सिंधी की बात की, तीसरी बड़ी लैंग्वेज की, फिर पश्तो की बात की चौथी, और उसके बाद बलोची की हमने अभी बात की। तो ये पाकिस्तान की 4 रीजनल लैंग्वेजेस और एक उर्दू जो है वो नेशनल या कौमी जुबान है हमारी पाकिस्तान की, ठीक है। उसको अब यहाँ पे हम जो है वो क्लोज करते हैं, और आपके फीडबैक सेक्शन के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है, ठीक है, और आप वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।